वेलकम टू टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सीरीज ITI CBT एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ईयर का पार्ट 3 आपके लिए आज अवेलेबल है। ITI CBT एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो ज़रूर अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक स्टडी ITI चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले बाकी सारे वीडियोज़ भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के तहत मिल जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF जनरेटेड इन ए 4-पोल DC जनरेटर विद सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर हैज 1020 कंडक्टर्स एंड ड्रिवन एट ए स्पीड ऑफ 1500 RPM। द फ्लक्स पर पोल इज 0.007 वेबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सिंपली एक सिंप्लेक्स वेव जनरेटर दे रखा है बाउंड आर्मेचर के साथ, 4 उसमें पोल हैं, 1020 कंडक्टर हैं, 1500 RPM है और फ्लक्स पर पोल 0.007 है। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आता है ना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स हमेशा सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखें यहाँ पे क्या क्या दिया है। देखिए आपको P दिया है, 4 पोल है, ठीक है। उसके बाद आपको 1020 Z इसको बोलते हैं कंडक्टर्स दिया है, ठीक है। 1500 जो दिया है ये बेसिकली RPM आपका N, ठीक है, और 0.007 वेबर जो है फाई आपको दे रखा है। तो ये 4 चीज़ें आपको मिल गई और साथ में आपको दिया है सिंप्लेक्स वेव बाउंड। जहाँ पे वेव बाउंड आ जाता है वहाँ पे जो हमारा पैरेलल पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या जिसको हम A से डिनोट करते हैं, वो हमेशा 2 होती है। और अगर यही लैप बाइंडिंग होती, लैप बाउंड होता, तो लैप बाउंड में क्या होता है, पैरेलल पथों की संख्या हमेशा P के बराबर होती है, A = P। तो मान लीजिए P 4 है तो 4 हो जाता है। यहाँ पे चूंकि वेव बाउंड है तो ये 2 होगा। अब हम जानते हैं कि DC जनरेटर का जो EMF का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E = 120 DC जनरेटर के EMF का जो फॉर्मूला होता है E = P∅ZN/60A। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए P दिया हुआ है, ये आपको फाई दिया हुआ है, ये आपको Z दिया हुआ है, ये आपको RPM दिया हुआ है और सिंप्लेक्स वेव बाउंड है तो आपका A = 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू कितनी है 4, फाई की वैल्यू कितनी है 0.007, Z की वैल्यू कितनी है 1020 और N की वैल्यू कितनी है 1500/60 × 2। इसको जैसे आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका सही आंसर C 357 वोल्ट होगा। चलिए देखते हैं। यस, C इज़ द राइट आंसर, 357 वोल्ट। तो जहाँ पर भी कभी भी आपसे DC जनरेटर का EMF पूछेगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, P = P∅ZN/60A। अगर आपका लैप बाइंडिंग है तो A = P रख दीजिएगा, तो P और P ऐसे ही कट जाते हैं। और अगर वेव बाउंड है तो A = हमेशा 2 रख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन लार्ज DC जनरेटर। बड़े DC जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका यूजिंग कंपनसेटिंग बाइंडिंग, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। ऑप्शन बी है अतिरिक्त इंटरपोल प्रोवाइड करके, या ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ब्रश के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को बढ़ा के, या ऑप्शन डी है एडिंग रेजिस्टेंस वायर्स विद बाइंडिंग, बाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को हम कैसे कम करते हैं, हमेशा कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके हम आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करते हैं। इंटरपोल से देखिए हम नहीं करते हैं, इंटरपोल आगे आएगा तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इन DC जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। DC जनरेटर में क्या प्रभाव होगा अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ऑप्शन ए है फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, ऑप्शन सी इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ेगी, या ऑप्शन डी लूज इट्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। तो इसका सही आंसर क्या है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या खो देगा ये, क्योंकि जनरेटर को जब आप लंबे समय तक बंद रखते हैं तो हमेशा अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए उसको हमेशा विपरीत डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF ऑफ 4-पोल डायनमो हैविंग
1000 RPM lap bound and total number of conductors is 600. The flux per pole is 0.064 वेबर। 4 पोल, यहाँ देखिए आपको 4 पोल का एक डायनमो है जिसके आपके प्रेरित ईएमएफ की गणना करनी है। उसमें 1000 आरपीएम है, लैप बाउंड है, कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है और फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है। ठीक है, वही आपको हमने फार्मूला बताया था। देखिए यहाँ पे आपको P दिया है, ये आपको N दिया हुआ है, ये आपको Z दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको फाई दिया हुआ है। दूसरा अभी आपको क्या चाहिए और फार्मूला क्या होता है हमारा, E = P फाई जेड एन अपॉन 60A। यहाँ पे हमें A नहीं दिया हुआ है तो A क्या होगा, देखिए लैप बाउंड है। ठीक है, तो लैप बाउंड में क्या होता है, हमने आपको पीछे बताया था, A जो होता है हमेशा P यानी पोल के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए P की वैल्यू कितनी है 4, उसके बाद फाई की वैल्यू कितनी है 0.064, उसके बाद Z की वैल्यू कितनी है 600, फिर आरपीएम कितना है 1000 अपॉन 60। ए कितना हो जाएगा, जितना P है, चूँकि ये लैप बाउंड है तो जितना P है उतना A हो जाएगा, यहाँ 4 रख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपको अप्रॉक्स कितना आंसर आ जाएगा आपका 640 वोल्ट। ठीक है, 640 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the effect on induced EMF if the main field flux get distorted in DC generator? यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह DC जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर क्षेत्र का जो प्रवाह है वो विकृत हो जाता है, ठीक है, फ्लक्स अगर डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए दिया है इंड्यूस्ड EMF इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड EMF डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी नो चेंज इन इंड्यूस्ड EMF प्रेरित EMF में कोई बदलाव नहीं होगा, या ऑप्शन डी इंड्यूस्ड EMF बिकम जीरो प्रेरित EMF जीरो हो जाएगा। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर विकृत हो जा रही है, ठीक है, फ्लक्स जो है मेन रीजन है EMF जनरेट करने का, वही अगर विकृत होगा तो क्या होगा हमारा EMF जो है हमेशा घटेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, EMF घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रशेज ऑफ DC जनरेटर। DC जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए देखिए आपको यहाँ दिया है शॉर्ट सर्किट इन फील्ड बाइंडिंग, ऑप्शन बी है शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर बाइंडिंग, ऑप्शन सी है MNA एंड GNA पोजीशन चेंज्ड, MNA और GNA स्थिति बदल गई है, या ऑप्शन डी है टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश, ब्रश में अधिक स्प्रिंग तनाव। देखिए DC जनरेटर के जो ब्रश होते हैं बेसिकली इस तरह से आप देखेंगे वो लगे रहते हैं किसके पास, कम्यूटेटर के पास इस तरह से ब्रश लगे रहते हैं। ठीक है, तो इन ब्रशों में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। ब्रश जो होते हैं एक MNA होता है, आप पढ़े होंगे MNA होता है एक, और एक होता है GNA। तो ब्रश जो होते हैं हमारा हमेशा MNA पे लगे होते हैं। ठीक है, MNA होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और GNA होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ब्रश जो होते हैं हमेशा MNA पे लगे होते हैं। तो अगर MNA एंड GNA की पोजीशन चेंज हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे भारी स्पार्किंग होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, MNA एंड GNA पोजीशन चेंज्ड। तो MNA GNA की पोजीशन अगर चेंज हो जाएगी तो इसमें भारी स्पार्किंग होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ने देखी दिया आपको मेगर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी सीरीज टाइप ओम मीटर, या ऑप्शन डी केल्विन ब्रिज। देखिए यहाँ पे मेगर जो होता है ये हमेशा IR यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बना होता है। मल्टीमीटर जो होता है ये बेसिकली वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध कई चीज़ों को मेजर कर सकता है, इसलिए इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। सीरीज टाइप ओम मीटर नहीं होगा, केल्विन ब्रिज इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध लो होता है और लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए हमेशा हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केल्विन ब्रिज। बिल्कुल आपको रट्टा नहीं मारना है, हर क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ के पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको रट के नहीं जाना पड़ेगा, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट।
शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया टोंग टेस्टर, ऑप्शन बी है इंटरनल ग्राउलर, ऑप्शन सी एक्सटर्नल ग्राउलर या ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बाहरी ग्राउलर। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, जहाँ पे ग्राउलर आएगा आपका तो उसमें हम इसको डिटेल में इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी होते हैं इन सब टाइप पे आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मूला ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये आपका डीसी मोटर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका फील्ड है उसका, और यहाँ पे एक उसको नियंत्रण के लिए लगाया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या नियंत्रण है बेसिकली ये। तो ऑप्शन ए देखिए दिया फील्ड डाइवर्टर मेथड यानी फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टैपिंग मेथड, ऑप्शन सी वोल्टेज कंट्रोल मेथड या ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो ये कौन सा मेथड है? ये बेसिकली आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है, क्योंकि फील्ड तो आपका यहाँ पर है, आर्मेचर के संट में आपका जो है यहाँ पे डाइवर्टर एक देखिए इस तरह से लगा हुआ है। ठीक, इसकी देखिए कई सारी विधियां होती हैं एक्चुअली। अगर आप देखेंगे डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए जैसे फील्ड डाइवर्टर मेथड होता है, फील्ड टैपिंग कंट्रोल सर्किट होता है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड होता है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और वोल्टेज कंट्रोल सर्किट होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया है, अभी यही अगर फील्ड टैपिंग कंट्रोल मेथड होता तो ये कैसे बनता आपका सर्किट? वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से आपकी डीसी मोटर लगी होती। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फील्ड इस तरह रहता है, यहाँ आप सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, डीसी सप्लाई है तो इस तरह से हम बना सकते हैं प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पे क्या होगा आपका फील्ड टैपिंग मेथड में इसी फील्ड में एक टैप चेंजर टाइप का इस तरह से लगा दिया जाता है, तो ये हो जाता आपका फील्ड टैपिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसी तरह वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है उसमें क्या करते हैं, फील्ड के आगे एक रियोस्टेट लगा देते हैं, वहाँ से वोल्टेज कंट्रोल करके, मतलब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक वोल्टेज रियोस्टेट लगा के इससे हम जो है वोल्टेज कंट्रोल मेथड का मतलब सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल? डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, ऑप्शन बी सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर या ऑप्शन डी पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो डीसी कॉइल के लिए जो है हमेशा सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर की गति की गणना ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखिए सिंपली आपको हमने पीछे जो ईएमएफ का फॉर्मूला बताया था उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो गति भी आता है। हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E = P phi Z N अपॉन 60A। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम n निकालना चाहें तो क्या होगा? N = E × 60A अपॉन P phi Z N। ठीक, सॉरी n नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अब देखेंगे आप तो इसमें से P हमारा क्या होता है? P हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, नियत होता है ये। ठीक, उसके बाद हमारा जो Z है, Z भी तो दिया रहता है, मतलब ये भी नियत होता है। ठीक, और A जो है हमारा A और 60 ये भी नियतांक ही हैं। तो हमारा बेसिकली n क्या हो गया? ये नियत है, ये भी नियत है, मतलब फिक्स है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। तो डीसी मोटर की गति बेसिकली फिर किस पे डिपेंड करेगी? ई और फाई पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी फिक्स आती हैं आपकी मोटर में, इनको आप बदल नहीं सकते। तो n = क्या हो जाएगा? E/φ। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, n = EB/φ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर? 4 पोल का एक डीसी मोटर है, उसकी आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, तो उसमें समांतर पथ कितने होंगे? हमने आपको पीछे बताया था लैप बाइंडिंग जहाँ पर भी आता है लैप बाइंडिंग, ठीक है, वहाँ पे समांतर पथ यानी ए की संख्या जो है पी के बराबर होती है। अब यहाँ पी कितना दिया है? 4 दिया है,
तो सिंपल में आप कंफ्यूज होंगे कि A=4 हो जाएगा। नहीं, 4 नहीं होगा, क्योंकि आपको ध्यान देना है यहाँ डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग पूछा है। सिंपलेक्स होता तो सिंपल 4 हो जाता, जहाँ डुप्लेक्स आ गया वहाँ A=2p हो जाएगा, क्योंकि 2 डुप्लेक्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 बराबर कितना हुआ 8, तो इसका 8 सही आंसर होगा। 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए है राइट हैंड ग्रिप रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड पाम रूल, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या ऑप्शन डी है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल से हम डीसी मोटर के जो आर्मेचर के घूमने की दिशा का नियम जो है निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का क्या नाम है? ये आपको एक डीसी मोटर का सर्किट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कौन सा डीसी मोटर है। अगर आपने पहले पार्ट्स देखे होंगे वीडियोज के, तो इस मोटर को देखते ही आपको डीसी मोटर कौन सा है नाम याद आ गया होगा, क्योंकि पिछले पार्ट्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये कौन सी मोटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए में दिया है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये कौन सी मोटर है देख के लग रहा है आपको? ये है हमारा डीसी शंट मोटर, क्योंकि इसके शंट में पैरेलल में जुड़ा हुआ है हमारा ये, तो ये हो गया हमारा डीसी शंट मोटर। यहाँ पे इस तरह से जुड़ा रहता तो ये क्या होती? डीसी सीरीज मोटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ऑप्शन ए राइट हैंड ग्रिप रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड पाम रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब दिक्कत ये है कि ये अगर आप निमी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें अगर देखेंगे तो उसमें उन्होंने इसको सही आंसर करार दिया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जबकि ऐसा नहीं है। डीसी मोटर में करंट की दिशा भी जो हम निर्धारित करते हैं वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही निर्धारित होती है। तो यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमको कौन सा सही लगाना है। तो देखिए सही तो आंसर ये है, लेकिन नीमी में चूंकि गलत दिया है, तो अगर आपके आईटीआई एग्जाम में ये सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर 4th लगाना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेकिन किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो देखिए डीसी मोटर में क्या होता है, EB = बैक EMF जो होता है EMF उसका V - IARA। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं करंट का। तो IA कितना हो जाएगा? EB ठीक, फिर से देखते हैं, EB होता है = V - IARA। ठीक है, तो IARA को हम इधर ले आते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? V - EB, या IA = क्या हो जाएगा? V - EB/R। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, अगर ये फार्मूला याद रखेंगे तो इससे जो है आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो IA = क्या आया? V - EB/R। तो ये क्या है? ये वाला। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड ग्रिप रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे कौन सा रूल सही होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। ये देखिए आपको डीसी मोटर दिया हुआ है।
देख के आप अगर पिछले पार्ट्स, इसीलिए आपको कहते हैं सारे पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो इन सब क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑलरेडी हम इसको पिछले पार्ट्स में अच्छे से समझा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया शंट मोटर, सीरीज मोटर, या ऑप्शन सी है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो ये फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, चूँकि इसका जो शंट जोड़ा गया है वो देखेंगे आप तो यहीं पे जोड़ दिया गया इस तरह से, तो ये क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, ये शंट अगर इस तरह से जुड़ जाता है तो क्या होता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो सही आंसर कौन सा है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया है EB इक्वल टू P/ZN/P, ठीक है। ऑप्शन बी है EB इक्वल टू NP/Z/60A। ऑप्शन सी है EB इक्वल टू phi/ZNP/60A। ऑप्शन डी है EB इक्वल टू 60A phi/ZNP। तो पीछे हमने देखे थे, इसके आंसर क्या होंगे, P/ZN/60A। पीछे हमने दो इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, E इक्वल टू P/ZN/60A। देखिए एग्जाम में हो सकता है Z को यहाँ कर दे, फाई को यहाँ कर दे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। phi/ZNP, P/ZN, NZ/phi सब कुछ एक ही है, तो इसी आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन ए मेगर, ऑप्शन बी अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, ऑप्शन सी इंटरनल ग्राउलर आंतरिक ग्राउलर, या ऑप्शन डी एक्सटर्नल ग्राउलर बाहरी ग्राउलर। ठीक है, ये उपकरण दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो ये क्या है उपकरण आपका, एक्सटर्नल ग्राउलर। तो ग्राउलर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो इंसुलेशन जो होता है टेस्टिंग करने के लिए, शॉर्ट कॉइल का मोटर का टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आर्मेचर को जो है इनके बीच में इस तरह से रख के उसको रोटेट करते हैं, और अगर कहीं पर उसमें शॉर्ट होता है, कुछ होता है, तो हमें जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलता है, और उससे हम पता करते हैं कि वो कहीं पर शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो एक्सटर्नल ग्राउलर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। ठीक है, क्या पूछा है, कॉइल पिच पोल पिच से कम है। तो ऑप्शन ने दिया है फुल पिच बाइंडिंग, ऑप्शन बी हाफ पिच बाइंडिंग, ऑप्शन सी लॉन्ग कोर्डेड बाइंडिंग, ऑप्शन डी शॉर्ट कोर्डेड बाइंडिंग। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा इसको समझ लीजिए, जिससे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के या कुछ भी पूछेगा तो आप हल कर पाएंगे। कॉइल पिच जो है, कॉइल पिच अगर कम है पोल पिच से, ठीक, तो ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग, मतलब शॉर्ट पिच बाइंडिंग होगा ये। ठीक है, कॉइल पिच पोल पिच से कम होगा तो क्या है, शॉर्ट पिच, ठीक, या शॉर्ट कोर्डेड। और कॉइल पिच अगर कॉइल पिच इक्वल है किसके, पोल पिच के, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल पिच। ठीक है, फुल पिच बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमारा, कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो ये शॉर्ट कोर्डेड हो जाएगा। ठीक, कॉइल पिच पोल पिच से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉन्ग कोर्डेड हो जाएगा। कॉइल पिच पोल पिच इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, फुल पिच बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन अ DC 4 पॉइंट स्टार्टर। DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। ठीक, ऑप्शन है लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, ऑप्शन बी है इंक्रीज द करंट इन होल्डिंग कॉइल, ऑप्शन सी है इंक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल, या ऑप्शन डी है डिक्रीज द वोल्टेज इन होल्डिंग कॉइल। तो इसका सही आंसर होगा आपका लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। ठीक है, प्रतिरोधक जो होगा वो कहीं पर भी प्रतिरोध अगर जुड़ा है, वो भी सीरीज में जुड़ा है, तो क्या करेगा, वो किसी भी चीज़ को लिमिट ही करेगा ना, करंट को इंक्रीज तो करेगा नहीं। प्रतिरोध में हम जानते हैं क्या होता है, ड्रॉप होता है ना, तो करंट को लिमिट करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, इस तरह से 4 पॉइंट स्टार्टर हमारा, तो ये हमारा है इसका होल्डिंग कॉइल। ठीक है, इससे जुड़े प्रतिरोध क्या करेंगे, ये हमेशा लिमिट करते हैं होल्डिंग कॉइल के करंट को। ठीक है, होल्डिंग कॉइल का जो करंट होगा उसको लिमिट करने के काम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन बी फील्ड टैपिंग मेथड, ऑप्शन सी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड या ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, फील्ड डाइवर्टर मेथड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन है इंक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, ऑप्शन बी डिक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट द शंट फील्ड फ्रॉम ओवर करंट या ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। शंट फील्ड अगर खुल जाता है तो ऐसी स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। ठीक है, होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में इसलिए फील्ड कॉइल के साथ जोड़ा जाता है, शंट फील्ड कॉइल को जोड़ा जाता है होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो ऑप्शन है मेंटेन रेटेड स्पीड, ऑप्शन बी है मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक या ऑप्शन सी है अवॉइड आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी है प्रिवेंट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा को बदल के घूर्णन की दिशा को इसलिए बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट्स करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए है हायरिंग, ऑप्शन बी है डिसीजन, ऑप्शन सी है सेल्फ इंट्रोडक्शन या ऑप्शन डी है सीकिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।